ये देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स का एसेंशियल कंडीशन। तो देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का पहले तो डेफिनेशन बोला। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप ऑन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। तो मेन कंडीशन क्या क्या नजर आया? पहला बात तो सर दो पार्टी होना चाहिए, बायर और सेलर, ठीक है ना। हाँ। दूसरा इंपॉर्टेंट बात सर गुड्स को लेके लेन देन होगा, सर्विस नहीं है इस चैप्टर में। तीसरा बात बोला ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए, मतलब ओनरशिप राइट। चौथा बात फिजिकली भी डिलीवरी होना चाहिए, या तो इमीडिएटली हो रहा है या फ्यूचर में होगा। और प्राइस सोल कंसिडरेशन होना चाहिए, मतलब यहां बाटर सिस्टम नहीं चलेगा। हाँ ये बात जरूर बोला कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एब्सोल्यूट भी हो सकता है और कंडीशनल भी हो सकता है, मतलब विदाउट कंडीशन भी हो सकता है, विद कंडीशन भी हो सकता है। सातवां पॉइंट गजब बोला कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में जो जो एसेंशियल एलिमेंट होता है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़े थे, वो भी सारा एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, प्रॉपर एग्रीमेंट और ऑफर होना चाहिए, सर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस प्रॉपर होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, पार्टी का कैपेसिटी होना चाहिए, उसके अलावा क्या था, फ्री कंसेंट होना चाहिए, नॉट डिक्लेयर वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए लॉ की तरफ से। तो सारी बातें जो एक एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट थी वो यहाँ पर भी होगी, क्योंकि इसमें भी तो कॉन्ट्रैक्ट ही हो रहा है ना एक टाइप का, बस सेल का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है खाली। वहां पे जनरल कॉन्ट्रैक्ट था, हर चीज का कॉन्ट्रैक्ट था उस चैप्टर में। यहां सिर्फ गुड्स का बाइंग एंड सेलिंग, वो भी प्राइस के लिए। आप ऐसे बोल सकते हो गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है फॉर अ प्राइस, बाकी सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट वाला ही रूल चलेगा, ठीक है। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंडीशन एंड वारंटीज। अपनी ये जो गारंटी वारंटी पढ़ते हैं ना नॉर्मल लाइफ में, ये उस वारंटी का बात नहीं कर। नॉर्मल लाइफ वाला गारंटी वारंटी क्या होता है? गारंटी मतलब आपको गुड्स ही बदल के देंगे या आपका पैसा वापस करेंगे, हम गारंटी दे रहे हैं इस गुड्स को कुछ नहीं होगा। और वारंटी क्या होता है? सिर्फ रिपेयरिंग का ऑप्शन देंगे, यहां वो नहीं है, यहां कंडीशन एंड वारंटी बोला है। तो नॉर्मल लाइफ वाला वारंटी मत सोचना, यहां कंडीशन एंड वारंटी का मतलब बताते हैं आपने पहले अपने लैंग्वेज में। बेटा जी जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं ना, उन टर्म्स को यहाँ पे कंडीशन एंड वारंटीज बोला है। तुम्हारे मेरे बीच में कोई एग्रीमेंट होगा तो अपने बहुत सारी बातों को लिखेंगे ना कॉन्ट्रैक्ट में, उन बातों को यहाँ पे कंडीशन या वारंटी माना जा रहा है। अब ये पढ़ना है कौन सा बात को कंडीशन माने और कौन सा बात को वारंटी। से पहले कंडीशन और वारंटी का मीनिंग बता दीजिए। बेटा कंडीशन और वारंटी का मतलब होता है वो टर्म्स जो एसेंशियल एलिमेंट हो, मतलब एकदम मेन बात है कॉन्ट्रैक्ट का, उसको बोलेंगे कंडीशन। और अदर देन एसेंशियल है, मतलब मेन बात नहीं है कॉन्ट्रैक्ट का, स्टिपुलेशन है कॉन्ट्रैक्ट का, स्टिपुलेशन टू द कोलेटरल टू द मेन पर्पस, मतलब मेन बात से अदर देन पॉइंट्स है, उनको वारंटी बोला जाएगा। आपके मेरे बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, उस हम लोग वहां पे 10 इंपॉर्टेंट बात लिखिए। उस 10 इंपॉर्टेंट बात में हो सकता है 4 इंपॉर्टेंट बात है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस है, कॉन्ट्रैक्ट का मेन एलिमेंट है वो। और बाकी 6 बात जो है ना उतना मेन नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में वो टर्म्स है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एकदम मेन नहीं है। सर ये मेन और नॉट सो मेन क्या होता है? बेटा मेन मतलब इतना इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट्स कि अगर वो टूटा तो कॉन्ट्रैक्ट ही टूट जाए। और वारंटी इसीलिए बोलते हैं अदर देन मेन को, जो इंपॉर्टेंट तो है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट टूट जाए। आप सिर्फ डैमेज क्लेम कर सकते हो अगर वो वाला पॉइंट टूटता है तो। जैसे हम बेस्ट एग्जांपल देते हैं, आपका मान लो एक मिठाई का दुकान है, ठीक है, हम आपकी दुकान में आया,
हम आपको बोला मेरे घर में कल पूजा है, मेरे को 100 पीस रसगुल्ला चाहिए। 100 पीस रसगुल्ला का हम ऑर्डर दिया या 100 पीस कोई भी पर्टिकुलर मिठाई का ऑर्डर दिया। हम 2 बात बोला, हमला एक कल सुबह 8 बजे पहले डिलीवरी चाहिए, क्योंकि पंडित जी आगे 8 बजे पूजा स्टार्ट कर देंगे, तो पूजा स्टार्ट होगा तो पहले प्रसाद रखा जाएगा, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात बोला, रसगुल्ला का साइज हम आपको बता दिया, मेरे को इस साइज का रसगुल्ला चाहिए, एक पर्टिकुलर साइज मेंशन कर दी। अब बताओ इसमें से कौन सा एकदम मेन बात है और कौन सा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉइंट इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट ही टूट जाएगा, और इसमें से कौन सा एक ऐसा बात है जो इतना इंपॉर्टेंट है जो पूरा नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट ही टूट जाएगा। बोलो इन दोनों में से कौन सा बात इतना इंपॉर्टेंट है जो पूरा नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा? साइज कि टाइम? वेरी गुड, टाइम। अब आप 8 बजे की जगह 10 बजे रसगुल्ला लेकर आए, कोई काम तो नहीं रहेगा ना रसगुल्ला। हाँ, तो अब हम लेके करें क्या? मेरा तो सारा मेहमान भी चला गया, पूजा भी हो गया, हाँ। अब हम कुछ नहीं कर सकते। यानी इतना इंपॉर्टेंट बात है कि आप लेट आ रहे हैं, चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकते हैं, हम बोल सकते हैं जाओ नहीं चाहिए आपको रसगुल्ला, ले जाओ वापस। यस। और दूसरा वाला बात क्या था? साइज। बेटा साइज अगर थोड़ा छोटा भी आ गया तो कम पैसा दे देंगे, मतलब हम उसका कॉम्पनसेशन ले सकते हैं, पैसा काट सकते हैं, लेकिन हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते ये बोल के कि नहीं हम जितना बड़ा बोले थे उतना बड़ा नहीं है। हाँ, अगर हम आपको कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त बोल देते कि साइज भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, साइज पूरा नहीं हुआ तो हम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देंगे, तो अलग बात होता। बट जनरल सिनारियो में साइज छोटा बड़ा आ जाए सर आप ले लोगे, बट पेमेंट कम कर दोगे, आप कॉम्पनसेशन लोगे इस बात का। लेकिन टाइम वाला फैक्टर पढ़ के इतना इंपॉर्टेंट लगा कि वो टूटा तो कॉन्ट्रैक्ट टूट सकता है। यानी टाइम वाला जो टर्म्स है वो कंडीशन है, और साइज वाला जो टर्म्स है वो वारंटी है। दैट्स इट। आप मेजोरिटी बात पढ़ ली। तो सर अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? स्टिपुलेशन टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। स्टिपुलेशन का मतलब होता है वो टर्म्स। स्टिपुलेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विथ रेफरेंस टू गुड्स which are subject thereon may be a warranty or condition। तो ऐसे कुछ टर्म्स जो डील होते हुए उस कॉन्ट्रैक्ट को होते हुए तो उसका सब्जेक्ट है, वो वारंटी भी हो सकता है और कंडीशन भी हो सकता है। अब उनमें कौन सा कंडीशन होगा? जो एसेंशियल टू द मेन पर्पज है। देखो क्या लिखा, कंडीशन इज ए स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द ब्रीच ऑफ विच gives right to treat the contract as repudiated। मतलब अगर वो टर्म ब्रीच होता है, वो स्टिपुलेशन अगर तोड़ा जाता है तो हम कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकते हैं, मतलब कैंसिल कर सकते हैं। फाइन एनफ। जबकि वारंटी में क्या बोला? वारंटी इज ए स्टिपुलेशन कोलैटरल टू द मेन पर्पस, द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइट टू अ क्लेम फॉर डैमेज और राइट टू but not right to reject the goods or treat the contract as repudiated। मेरे को डैमेज क्लेम करने का तो राइट है, लेकिन ये राइट नहीं है कि हम गुड्स को रिजेक्ट करके कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट यानी तोड़ दें। ठीक बात? तो यही हम लोग पढ़े थे। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। कंडीशन है स्टिपुलेशन विच इज एसेंशियल टू द मेन पर्पज, जबकि वारंटी वो स्टिपुलेशन है जो कोलैटरल टू द मेन पर्पज। ये एसेंशियल है, ये कोलैटरल। यहाँ पे राइट्स क्या है? एग्राइव पार्टी कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, बट यहाँ पे एग्राइव पार्टी कैन क्लेम डैमेज ओनली। ब्रीच ऑफ, अच्छा ये एक बड़ा बात बोलते हैं। मान लो हम बोला था देखो टाइम इंपॉर्टेंट है, अब आप आए 8 की जगह 8:30 बजे, अब हो तो लेट, पूजा जस्ट स्टार्ट ही होने जा रहा था, अब हो लेट, लेकिन हम चाहे तो तोड़ सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट, बट हम चाहे तो ले भी तो सकते हैं, क्योंकि अभी पूजा जस्ट स्टार्ट ही होने जा रहा था, पंडित जी भी लेट ही आए थे, ठीक है ना। तो हम चाहे तो बोल सकते हैं अच्छा चलो ठीक है, हम इसको ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं ब्रीच ऑफ वारंटी मान लेते हैं।
हम डैमेज तो लेगा बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ रहे। चलो तुम लेट आए थे, हम 10 रुपए की जगह 9 रुपए पर पीस देंगे तुमको, लेकिन चलो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करते, ठीक है। यानी ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। हाँ, लेकिन उल्टा हो सकता है क्या? हम बोला था वारंटी जिसको हम माना था, हम बोला था साइज छोटा बड़ा मेन कंडीशन नहीं है, मेन पर्पज नहीं है, लेकिन अब हम बोल रहे हैं नहीं साइज छोटा है, जाओ हम तो नहीं लेंगे। यानी अब वारंटी को कंडीशन नहीं बना सकते, लेकिन कंडीशन को वारंटी बना सकते। ये डिपेंड करता है सामने वाले पार्टी पे जिसको नुकसान हो रहा है, ठीक बात। हाँ, अब कुछ इंपॉर्टेंट बात बोला, कंडीशन और वारंटी दोनों ही एक्सप्रेस भी हो सकते हैं, इम्प्लाइड भी हो सकते हैं। मतलब कुछ बातें ऐसी होती है जो हम पहले बता दिया था कि देखो भैया ये बात टूटा तो हम इसको कंडीशन ही मानेंगे, ये हो गया ना एक्सप्रेस कंडीशन। और कुछ बातें ऐसी होती है जो हमको पहले ही बोल दिया था, बता दिया था कि देखो भैया ये बात टूटा तो वो एक्सप्रेस वो वारंटी मानेंगे। मतलब हम आपको अगर बोल दें कि ये वाला बात कंडीशन है, ये वाला बात वारंटी, उसको बोलते हैं एक्सप्रेस। इसको तो कोई पढ़ने का जगह नहीं बचा सर, नॉर्मल बात है, आप जो जो बोल दोगे कॉन्ट्रैक्ट में 10 तो इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनमें आप 4 बात पहले बोल दिए, ये 4 बात को कंडीशन मानेंगे और ये 6 बात को वारंटी, तब तो ठीक ही है सर, तब तो फिर उसमें लॉ का कोई इन्वॉल्वमेंट होने का दरकार ही नहीं। लेकिन इम्प्लाइड में झमेला है ना, किस बात को एज्यूम करे कंडीशन, किस बात को एज्यूम करे वारंटी। तो इम्प्लाइड ही मेन पढ़ना है कि किसको इम्प्लाइड कंडीशन माने और किसको इम्प्लाइड वारंटी। मतलब कब कब ऐसा बात हो, भले बोले नहीं बोले, लेकिन उनका टूटना कंडीशन का टूटना माना जाएगा और हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं। और किन किन बातों को भले ही बताए नहीं थे, लेकिन उनका टूटना वारंटी का टूटना माना जाएगा, हम सिर्फ डैमेज क्लेम कर पाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो फटाफट पढ़ते हैं। इम्प्लाइड कंडीशन टू टाइटल, गुड्स आप ही का ओनरशिप होना चाहिए, ये बात बोलने का जरूरत है क्या सर? ऑब्वियस बात है, अगर आप मालिक नहीं हो और आप हमको बेचो और बाद में पता चल गया यार आप तो मालिक ही नहीं थे, हम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकते हैं। आप ये नहीं बोल सकते तुम कब बोला था कि हम मालिक नहीं होगा तो तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दो। अरे भाई तुम मालिक ही नहीं है तो उनको बेच कैसे सकते? जब ये बात पता चला तो कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा, यानी इम्प्लाइड कंडीशन है कि गुड्स तुम्हारे नाम पे होना चाहिए तभी तुम बेच सकते हो। कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, कंडीशन एज टू सैंपल एंड कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल, ये तीनों क्या बात करता है? हम तुम्हारे दुकान में आया, हम तुमको एक डिस्क्रिप्शन दिया पूरा का पूरा कि मेरे को ना ऐसा 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 फीचर्स चाहिए मेरे गुड्स में, पूरा डिस्क्राइब कर दिया था, ठीक है। अब अगर वो गुड्स उस डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं हो रहा है बाद में, हम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकते हैं। ये बात हम आपको पहले बोले नहीं थे, लेकिन कि डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं होगा तो हम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देंगे सर, बोलने का जरूरत भी नहीं है, नॉर्मल बात है सर। इम्प्लाइड एज्यूम्ड है, ऐसा तो होगा ही सर, ऑब्वियस है ना, ऑब्वियस। ये इम्प्लाइड को ऑब्वियस की तरह सोचो, ज्यादा इजीली फील आएगा, ठीक है सर। वैसे ही अकॉर्डिंग टू सैंपल, हम आपकी दुकान में आया, आप हमको सैंपल दिखाए, हमको पसंद आया, हमने इसी टाइप का 100 पीस पैक कर दो, लेकिन जब हम घर ले गया गुड्स एज पर सैंपल मैच नहीं हो रहा था, हम तोड़ सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। अच्छा डिस्क्रिप्शन भी दे दिया था और अब सैंपल भी दिखा दिए थे, हम आपको पहले डिस्क्रिप्शन दिया, आप उसी हिसाब से हमको सैंपल दिखाए और अब गुड्स मैच नहीं हो रहे बाद में, सर वहां भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ ही देंगे। कंडीशन है टू फिटनेस और क्वालिटी, देखो भैया हम आपका सामान लेके गए, वो यूज करने लायक कंडीशन में ही नहीं है एकदम, मतलब उसका क्वालिटी इतना गंदा है या वो अनफिट टू यूज है। हम आपके दुकान से कोई मान लो गीजर खरीदे, ठीक है, गीजर ऑन करते हैं, वो हर 15 मिनट में एक बार ऑफ हो जाता है, लेके जाने के 4-5 दिन में हफ्ता बर्बादी ऐसा होने लग गया। जनरली सर होता क्या है सर, यहाँ पे इम्प्लाइड ये वारंटी भी हो सकता है, ये कंडीशन भी हो सकता है, ठीक बात ना। हम आपको पहले नॉर्मल बोल भी सकते हैं इसको रिपेयरिंग करा के दो हमको,
तो वो फिर वो इम्प्लाइड वारंटी हो जाता सर, क्योंकि आप कैंसिल नहीं कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट, आप सिर्फ ठीक करवा रहे हो, मतलब डैमेज क्लेम कर रहे हो, फ्री में ठीक करवा रहे हो, पैसा नहीं दोगे लेकिन ठीक करके देना पड़ेगा, तब तो ये इम्प्लाइड वारंटी हो जाता। और यही अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते तो इम्प्लाइड सर इसको किसमें माने, डिपेंड करता है गुड्स कितना अनफिट है। एक मोबाइल फोन चालू ही नहीं हो रहा है कितने लायक है सब? तब तो सर क्या करेंगे हम नहीं बोलेंगे ठीक करके दो, इतना गंदा फोन दियो कि स्टार्टिंग में चालू नहीं हो रहा, तुम ठीक कर भी दोगे फिर 6 महीना बाद हो सकता हो तो खराब हो जाएगा, तो हम बोलेंगे नहीं भैया नहीं चाहिए तुम्हारा फोन रखो। और फोन चालू वालू सब हो रहा था बट उसका कोई एक इशू हो रहा था, खाली छोटा मोटा प्रॉब्लम, ठीक है तब हम बोल सकते उसको ठीक करके दो। मेरे को तो नहीं बोली भैया, हाँ नहीं इसका तो बॉयल करके करना, ढक के रखो, ठीक है। बीच में रखो। हाँ कंडीशन है तो मर्केंटेबिलिटी, मर्केंटेबिलिटी होता है बेचने लायक। आप एक होलसेलर हो, आप मेरे दुकान से सामान लिए, आप आगे बेचोगे ना, वो इतना फालतू क्वालिटी का है कि बिक ही नहीं रहे, बेचने लायक कंडीशन में ही नहीं हो, तो ऑब्वियसली आप हमको रिटर्न ही करो, ठीक बात। एंड लास्ट का कंडीशन है टू होलसमनेस, होलसमनेस बोलते हैं फूड क्वालिटी के लिए, खाने लायक होना, ये फूड आइटम का बात करेगा। होलसमनेस का मतलब होता है खाने लायक। अब आप कोई दुकान से पिज्जा खरीदे, ठीक है ना, पिज्जा खाने लायक ही नहीं, गंद आ रहा है उसमें से, क्या करोगे, बोलोगे क्या इसको ठीक करके दे दो, नहीं कैंसिल ही करोगे ना लेते वक्त। लेकिन आप बोले नहीं थे दुकानदार को कि खाने लायक नहीं होगा तो हम वापस कर देंगे, सर बोलने का जरूरत भी नहीं है, ऑब्वियसली है सर, ऑब्वियसली है ना। हाँ तो ये सब हो गया इम्प्लाइड कंडीशन, मतलब सर इन सब हालात में बोलने का जरूरत नहीं था, पहले से एक्सप्रेस करके लिखने का कोई जरूरत नहीं था सर, या एक्सप्रेस करके बोलने का कोई जरूरत नहीं था सर, ये इम्प्लाइड बात है सर। अगर ये सब प्रॉब्लम्स है हम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देंगे, अपना पैसा वापस ले लेंगे, ठीक है, क्लियर है ना। अब आ जाइए सर कौन कौन सा ऐसा इम्प्लाइड वारंटी है। पहले बोला क्वाइट पोजीशन, हम आपका कोई सामान लिया, हमको वो शांति से यूज करने मिले, अगर हमको शांति से यूज करने नहीं मिल रहा है ना तो हम आपको पैसा कम देंगे। हम इसका एग्जांपल देते हैं, हम आपका एक फ्लैट खरीदा, हालांकि यहाँ पे ये एग्जांपल काम नहीं कर रहा क्योंकि गुड्स का बात करते हैं पूरा चैप्टर, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, बट हम जस्ट फॉर एग्जांपल दे रहे हैं। हम आपका एक फ्लैट लिया, ठीक है, उस फ्लैट के आसपास बहुत चिल्ला मिल्ली झमेला, बहुत प्रॉब्लम है, ये हमको लेने के बाद पता चला। रहने जब हम लग गया तब पता चला यहाँ बहुत डिस्टर्बेंस है। तो सर आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि प्रॉपर्टी का टाइटल में कोई डिफेक्ट नहीं है, आपका ओनरशिप एकदम परफेक्ट ट्रांसफर हुआ है, आप ही ओनर थे और हम ओनर बन गए, तो यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ नहीं सकते। बट आप ये बोल सकते हो देखो भैया तुम्हारा फ्लैट बहुत प्रॉब्लमेटिक है, या मान लो उस फ्लैट में गीजर पाइपलाइन ठीक से काम नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन में प्रॉब्लम्स है, हम आपको पैसा कम देगा ना, बस कैंसिल नहीं कर सकते सर, डैमेज क्लेम कर सकते। 25 लाख का फ्लैट का बात होता हो सकते बोलते 23 लाख ही देंगे क्योंकि तुम्हारा फ्लैट में ऑलरेडी बहुत रिपेयरिंग का दरकार है, अब वो रिपेयरिंग का खर्चा भी मेरा ही होगा ना, हम तो ले लिए, लेने के बाद पता चल रहा है तो प्रॉब्लम है, पाइप में पानी ठीक से नहीं आता, इलेक्ट्रिक फिटिंग का तार सारा कटा पड़ा है अंदर से, तो ये सब तो ठीक कराना पड़ेगा ना। दीवार में बहुत जगह सीलन आ रहा है, बहुत जगह मतलब पानी टपक रहा है, या बहुत जगह दीवार टूटा फूटा पड़ा है अंदर से, वो सब ठीक कराने का खर्चा लगेगा। नया फ्लैट लिए ये सब तो ठीक मिलना चाहिए था हमको हिसाब से, तो लेकिन अब हम ले लिए, तो सर आप इन ग्राउंड पे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, इसको इम्प्लाइड वारंटी मानिए और पैसा कम कर दीजिए, यानी डैमेज क्लेम कर दीजिए, ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम इनकम्बरेंस,
एनकम्बरेंस का मतलब होता है, मान लो आप हमको एक चीज बेचो जो कहीं पे आप गिरवी रखे हुए थे, कोई एक प्रॉपर्टी है, कोई एक सामान है जो आप कहीं पे गिरवी रख के लोन ले रखे थे और बदमाशी करके हमको बेच दी। अब जिसके पास प्रॉपर्टी होता है, लोन देने वाला पार्टी उससे से पैसा रिकवर करता है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी मेरे पास आ गया है, आपके पास था चंद्रलेखा के पास, अब वो ट्रांसफर हो गया नीरज के पास आ गया। अब लोन देने वाला जो पार्टी है, जिसके पास आप ये प्रॉपर्टी गिरवी रख के लोन ले रखे थे, वो आपका गला नहीं पकड़ेगा, तो मेरा गला पकड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी जिसके पास है उससे पैसा वसूल करने आएगा और नहीं दे पाएंगे तो प्रॉपर्टी जब्त कर लेगा। तो सर हम आपका गला पकड़ेंगे और हम आपको बोलेंगे ये तो हम एग्रीमेंट कैंसिल नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भी हमको ये लोन का पैसा चुकाना पड़ रहा है वो तुम दो, या हम तुमको जो पेमेंट करेंगे उसमें से काट के दें। मान लो 10 लाख का सामान है और इस पर 2 लाख का लोन था, तो हम ये 2 लाख उस पार्टी को हम चुकाएंगे, आपको हम 8 लाख देंगे। तो ये हो गया फ्रीडम, मतलब वारंटी है ये, हम कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट तोड़ नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, है ना। ये बात था इसमें। नेक्स्ट बोला फिटनेस वाला बात, देखो हम ये पहले ही बोला था आपको, फिटनेस वाला बात इधर भी आता है और इधर भी आता है। अब ये डिपेंड करता है कि कितना बुरा फिटनेस है, ठीक। गुड्स में कोई डेंजरस नेचर का कहानी है, और ये बात बायर को बिना बताए सेलर बेच दिया, मतलब वो गुड्स ऐसा है कि अगर ठीक से नहीं रखे तो फट भी सकते, डेंजर है उसमें कुछ। तो ये बात सेलर को बायर को बता के बेचना चाहिए कि देखो भैया गुड्स में प्रॉब्लम है, ठीक से रखना। और जब ग्लास का आइटम देते वैसे मोबाइल फोन में मान लो फटने का डर, मोबाइल फोन फट जाता है ना वापस चार्ज में लगाते चार्ज में लगाने के बाद वो जो भी है कोई भी रीजन हो सकता है। हम ये बोल रहे हैं गुड्स में अगर कोई डेंजरस नेचर है, वो बात सेलर हमेशा बायर को बता के बेचे। मान लो सेलर बिना बताए बेच दिया, हो सकता है सर। अब बाद में ये बायर को ये बात पता चला या वो एक्चुअली में वो डिफेक्ट के कारण उसको नुकसान हुआ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता बट डैमेज क्लेम कर सकता। जो भी नुकसान होगा वो नुकसान का भरपाई वो कर सकता, ठीक है। तो ये थे इम्प्लाइड कंडीशंस और इम्प्लाइड वारंटीज। यहीं पे ये 2 लाइन में यही लिखा है जो आपको हम एक्सप्लेन किया, ठीक। लास्ट यूनिट है क्या ये, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। लास्ट चलो ठीक है, इसको भी कंप्लीट कर लेते। एक और है, ठीक है ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का परफॉर्मेंस कब हुआ कंप्लीट माना जाएगा या कैसे कैसे हो सकता है। सबसे पहले टॉपिक है डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब क्या होता है, वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। यहाँ पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं बोला, प्रॉपर्टी यानी ओनरशिप, यहाँ ओनरशिप ट्रांसफर का बात नहीं कर रहा है, फिजिकली गुड्स तुम्हारे पास चला गया, ठीक है। ओनरशिप ट्रांसफर तो डॉक्यूमेंट ट्रांसफर हुआ या टाइटल ट्रांसफर हुआ, लेकिन यहाँ फिजिकल डिलीवरी का बात हो। अब डिलीवरी 3 टाइप का होता है, एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी मतलब फिजिकल डिलीवरी। मेरे पास एक मोबाइल फोन था, हम तुम्हारे हाथ में दे दिए, ये हुआ फिजिकल डिलीवरी। जैसे हम भेजे सेलर ऑफ अ कार हैंड ओवर द कार टू द बायर, ठीक है, फिजिकली हैंडेड ओवर। लेकिन सिंबॉलिक या कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, सिंबॉलिक डिलीवरी क्या, गुड्स आर बल्की एंड इनकेपेबल ऑफ एक्चुअल डिलीवरी। गुड्स बहुत भारी है, तुमको फिजिकली नहीं दे पाएंगे, तो तुमको अगर हम द मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग पोजीशन ऑफ द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय सेलर बट टू द बायर, सच डिलीवरी सेड टू बी सिंबॉलिक। जैसे हैंडिंग ओवर द की ऑफ वेयर हाउस टू द बायर इज सिंबॉलिक डिलीवरी। मेरा गोडाउन में सामान रखा, तुमको गोडाउन में सामान का चाबी दे दी, वो चाबी देने का मतलब तुमको डिलीवरी देना हो गया, अब तुम निकाल लोगे उसको, ठीक है ना। और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होता है, जब एक बात समझना है, 3 बातें निकल के आएगी। देखो, जब एक्चुअल डिलीवरी में गुड्स फिजिकली मेरे पास था और अब फिजिकली तुम्हारे पास है। सिंबॉलिक डिलीवरी में गुड्स मेरे पास फिजिकली नहीं था, गुड्स तुम्हारे पास भी फिजिकली नहीं गया,
गुड्स वही का वहीं पड़ा है जहाँ था, हाँ गुड्स वेयर हाउस में था। हाँ तो गुड्स मेरे पास भी फिजिकली नहीं है, गुड्स तुम्हारे पास भी फिजिकली नहीं है, लेकिन फिर भी इसको डिलीवरी मान लिया गया क्योंकि हम तुमको चाबी दे दी। जबकि कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी में गुड्स मेरे पास फिजिकली है, ठीक है, हम किसी ट्रांसपोर्टर को दिया और ट्रांसपोर्टर को बोला गुड्स तुम्हारे पास डिलीवर कर दे। जैसे हम ट्रांसपोर्टर को दे दिया, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी। जनरली गुड थर्ड पार्टी के पोजीशन में, हाँ एक्नॉलेज टू द बायर, और वो थर्ड पार्टी बायर को एक्नॉलेज कर देगी अब हम तुम्हारे भी हाथ में गुड्स को होल्ड कर रहे हैं। जैसे मान लो गोडाउन में माल है, हम गोडाउन वालों को बोल दिया कि अब मेरे पास, अब मेरे को मत देना इस गुड्स का डिलीवरी, चंद्रलेखा को ही देना, और गोडाउन वाला तुमको इन्फॉर्म कर दिया कि अब से हम तुम्हारे भी हाथ में गुड्स को होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब हुआ। और रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी क्या बोलता है, मोड ऑफ डिलीवरी क्या होगा, डिलीवरी ऑफ गुड्स सोल्ड मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग विद द पार्टीज एग्री सेल टू, ये तीनों में से कोई भी एक मोड हो सकता है जो बायर और सेलर एग्री कर ले। ठीक है, डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट आर प्राइस, पेमेंट ऑफ प्राइस इज कॉन्करेंट कंडीशन। अगर उधार का डील नहीं है तो फिर डिलीवरी और पेमेंट ये एक साथ होने चाहिए, कॉन्करेंट, एक दूसरे से कनेक्टेड है। हाँ, अगर उधार का सेल है तब तो फिर ठीक है, बाद में पेमेंट होगा। अगर हम तुमको पार्ट डिलीवरी दे और तुम पार्ट डिलीवरी ले लो, देखो बात हुआ था बात हुआ था 100 रसगुल्ला एक साथ देने का, हाँ लेकिन तुम आए बोले एक बार 80 ले लो, 20 कल सुबह तक दे दे रहे हैं, और हम वो 80 ले लिया, हाँ तो हम मतलब पार्ट डिलीवरी को एग्री कर गए, हाँ तब फिर हमको बाकी 20 भी लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम पार्ट डिलीवरी को मना कर दें कि नहीं देना तो पूरा एक साथ दो वरना हम नहीं लेंगे, देन फिर वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, जनरली बायर को अप्लाई करना पड़ेगा कि डिलीवरी दे दो, बायर ही बताएगा कि डिलीवरी कब होना और कहाँ होना है। ठीक है, ये सेलर का ड्यूटी नहीं, बायर का ड्यूटी है कि वो डिलीवरी के लिए बोले। प्लेस ऑफ डिलीवरी, सर या तो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन हो, अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं है तो बायर का, सेलर का ड्यूटी बनता है बायर से पूछ ले कहाँ डिलीवरी देने। सर उसके बाद भी बायर नहीं बताए तो देखो, पहला बात क्या बोला, या तो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम में बात हो जाए कहाँ डिलीवरी देने, नहीं तो फिर जब डिलीवरी देने का टाइम है तब बायर सेलर से पूछे, सॉरी सेलर बायर से पूछे। दूसरा बात, और तीसरा बात तो फिर भी बायर नहीं बताए तो फिर जहां पे बातचीत हुआ था वही प्लेस ऑफ डिलीवरी मान लिया जाए। मतलब तुम्हारे ऑफिस में आके बात की तो वही प्लेस ऑफ डिलीवरी, तुम मेरे ऑफिस में बात किया तो वो प्लेस ऑफ डिलीवरी, तुम मेरे घर पे आके बात किए तो मेरा घर प्लेस ऑफ डिलीवरी हो जाएगा। 3 बातें हो गई ना, या तो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर लो, या फिर बायर सेलर से पूछ, सेलर बायर से पूछ ले, और फिर भी बायर नहीं बता रहा है या कोई वे में बायर नहीं कंफर्म कर रहा है तो फिर जहां पर बातचीत हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वही प्लेस ऑफ डिलीवरी हो जाएगा। वैसे टाइम के बारे में आ जाओ, सर या तो कॉन्ट्रैक्ट में टाइम मेंशन होगा, और अगर कॉन्ट्रैक्ट में टाइम मेंशन नहीं हो तो रीजनेबल टाइम, और ये रीजनेबल टाइम डिपेंड करता है गुड्स के ऊपर और सिचुएशन के ऊपर, 2 चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, गुड्स अगर थर्ड पर्सन के पोजीशन में है तो तब तक हम ये पोजीशन ट्रांसफर नहीं मानेंगे जब तक वो थर्ड पर्सन एक्नॉलेज नहीं करते बायर को कि हम तुम्हारे ब्याज में गुड्स होल्ड कर रहे हैं। मान लो ट्रांसपोर्टर को गुड्स दे दियो, जब तक ट्रांसपोर्टर एक्नॉलेज नहीं कर दे तब तक डिलीवरी नहीं, कि बायर को कि हम तुम्हारे भी आप में गुड्स होल्ड कर रहे हैं, तब तक डिलीवरी नहीं माना जाए। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी जनरली कौन बियर करेगा, बायर, जनरली सेलर बियर करेगा। Unless otherwise agreed, the expenses of interior putting the goods into deliverable state are borne by seller.
गुड्स को कोई कंडीशन में डालने के पहले ट्रांसफर नहीं होगा ना, पैकेट में पैकिंग करना या जो भी, जनरली वो सब बायर बियर कर, सेलर बियर करेगा, अनलेस एंड अनटिल एग्रीमेंट ही हुआ था कि ये सारा खर्चा बायर देगा। ठीक है, अगर आप हमको रॉन्ग क्वांटिटी डिलीवर कर दो तो क्या होगा? कैंसिल कर सकते हो। मेरे पास 3 ऑप्शन है। मान लो बात हुआ था 100 पीस का, ठीक है, क्लास है क्या बाद में? वापिस क्लास है क्या ऑनलाइन? एक मिनट रुको। पापा का फोन आया हुआ था। ठीक है, पढ़ाइए ना। चलो ठीक है, देखो तो रॉन्ग डिलीवरी में हम क्या बोला था, अगर हम 100 पीस का आपसे डील किया था, लेकिन आप हमको बोले जब आप डिलीवरी किए तो 80 डिलीवरी की, ये हुआ ना रॉन्ग डिलीवरी, रॉन्ग क्वांटिटी। अब हम क्या कर सकते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में, बोलो? पहला तो आप बोल गए साहब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकते, हाँ, दूसरा जितना क्वांटिटी लगेगा वो लेके बाकी बेच दोगे ना। नहीं, हम 100 का डिलीवरी किया था, आप 80 डिलीवरी की हो, कम ही डिलीवरी की हो। तो वो आधा लेके बाकी का हाँ, 80 ले लेगा, बोलेंगे बाकी 20 मत दो, छोड़ दो, या फिर 80 लेके बोलेंगे ठीक है 20 बाद में दो। मतलब पूरा मेरे पावर में आ जाएगा हम क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन एक बात है, बिना बोले हम 80 का डिलीवरी ले लिया, मतलब हम कुछ बोला नहीं, अरे ये क्या कर रहे हो, आप 80 दिया, हम 80 ले लिया। अब सर अगर आप 80 डिलीवरी ले लिए, आप 80 डिलीवरी ले लिए बिना आर्ग्यूमेंट के, तो फिर आपको जब बाद में 20 देने आएगा तो आपको लेना पड़ेगा। हाँ, यही बात। अब उल्टा पकड़ते हैं, 100 का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अब हमको 125 पीस भेज दिए गलती से, तो 100 लेके 25 पीस वापस दे। हाँ, या फिर पूरा 125 ले लिए तो फिर हमको मानना पड़ेगा और ये 25 का पेमेंट हमको करना पड़ेगा। मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो 3 ऑप्शन आएंगे, हम कॉन्ट्रैक्ट ही तोड़ दें, हाँ, या फिर हम 100 डिलीवरी लेके 25 वापस भेज दें, हाँ, या फिर पूरा 125 लगे तो 125 का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक बात? हाँ, ये काम इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी चलेगा। अगर स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि हाँ तोड़ तोड़ के डिलीवरी करोगे, 100 पीस को 25-25 करके 4 बार में दोगे, तब तो फिर कोई बात ही नहीं है सर। लेकिन सर आपका बात इंस्टॉलमेंट डिलीवरी का नहीं हुआ था, तब फिर आप बायर के ऊपर डिपेंड करता है वो इंस्टॉलमेंट लेगा कि नहीं लेगा। ठीक बात? हाँ, लेकिन अगर आप एक बार ले लिए कम डिलीवरी बिना कोई बात किए, पहला बार में 25 है और आप रख लिए, मतलब आप एग्री कर गए हो कि हाँ 3 बार में दे सकते हो, है ना? हाँ, बात समझ में आया हम क्या बोल गए एग्जाम्पल में? हाँ, हाँ, आप या तो इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी मना ही कर देते जब पहला डिलीवरी आया तभी, क्योंकि बात नहीं हुआ था इंस्टॉलमेंट में लेने का, और पहला डिलीवरी इंस्टॉलमेंट का है, 25 पीस आए और आप ले लिए, यानी आप एग्री कर गए हो कि ठीक है इंस्टॉलमेंट में दे दो। हाँ, तो या तो पार्टी, देखो यहाँ पे लिखा है इट इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट अनलेस पार्टी एग्रीज। हम एग्री कर गए अच्छा ठीक है दे दो तोड़ तोड़, और हम चुप रहेगा मतलब भी हम एग्री कर गए, इम्प्लाइड हो गया ना, ऑब्वियस है सर। आप लिए क्यों 25? आपको तो दिख रहा था 25 ही आए और आप कुछ बोले नहीं और 25 का डिलीवरी ले लिए, और अब आप बोल रहे हैं हम बाकी नहीं लेंगे, ये नहीं चलेगा, अब आपको लेना पड़ेगा बाकी, या आप उसी समय बोल जाते। हाँ, चलो, डिलीवरी टू कैरियर और वॉरफिंगर, कोई ट्रांसपोर्टर या गोडाउन वाले को अगर डिलीवरी दे दिए हाँ, और वो आपको इन्फॉर्म कर दिया कि वो आपके बिहाफ में कुछ होल्ड कर रहा है, बायर को अगर वो ये बात इन्फॉर्म कर दे, देखो वॉरफिंगर ऑन बिहाफ ऑफ द बायर, यानी बायर को वो इन्फॉर्म कर दे, या तो ट्रांसपोर्टर या गोडाउन वाला, दैट हम आपके बिहाफ में कुछ को होल्ड कर रहे हैं, तो इसको भी डिलीवरी मान लिया जाएगा। वॉरफिंगर क्या है? वॉरफिंगर मतलब गोडाउन वाला, कैरियर मतलब ट्रांसपोर्टर, वॉरफिंगर मतलब गोडाउन वाला, वेयर हाउस। हाँ, हाँ, रिस्क वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड एट अ डिस्टेंट प्लेस। गुड्स अगर मान लो कलकत्ता से राजस्थान जाना है, मान लो जयपुर राजस्थान, हाँ, और ये कलकत्ता वेस्ट बंगाल, तो मतलब डिस्टेंस प्लेस में डिलीवरी हो रहा है, दूर है, हाँ, वहां पे रिस्क किसका होगा?
बोलो, एक और बार रिपीट कीजिए। रिस्क किसका होगा अगर गुड्स को बीच रास्ते में कुछ हो गया? बायर डिस्टेंस प्लेस में अगर डिलीवरी हो रहा है, बायर हाँ, तो रिस्क इफ द सेलर एग्री टू डिलीवर द गुड्स, देखो क्या बोला, इट इज क्वाइट पॉसिबल समटाइम दैट बायर आस्क्स द सेलर टू डिलीवर द गुड्स एट द प्लेस वेयर दे वर एग्रीड टू बी डिलीवर्ड. If the seller agreed to deliver the goods at the risk of the buyer at a place other than where they were agreed and when sold, the buyer shall, unless otherwise agreed, buyer take any risk. देखो पहला बात, हम कलकत्ता का ही पार्टी था और आप भी कलकत्ता के पार्टी थे, लेकिन हम आपको बोला हमको कलकत्ता टू कलकत्ता डिलीवरी नहीं चाहिए, मेरे को मेरा राजस्थान वाला वेयर हाउस में इसका डिलीवरी चाहिए. तो आप मेरे को ये बोल, अगर आप और मेरे बीच में ये एग्रीमेंट ही हो गया है कि रिस्क भी सेलर का रहेगा, देन तो अलग बात हो गया, तो बायर नहीं तो फिर ऑलवेज बायर का रिस्क हो. बायर्स राइट टू एग्जामिन द गुड्स, ऑलवेज बायर का हक बनता है डिलीवरी के टाइम में गुड्स को एक बार चेक कर लेने का. ठीक बात. आखिरी टॉपिक, राइट ऑफ एन अनपेड सेलर. अनपेड सेलर किसको बोलते हैं? जिस सेलर को उसका पैसा नहीं मिला. ठीक बात. देखो यहाँ पे उधार के सेल का बात नहीं हो रहा है, या फिर उधार का सेल था लेकिन अब टाइम पूरा हो चुका है, पेमेंट का डेट आ चुका है. मतलब या तो कैश में माल बेचे थे, उधार में नहीं बेचे थे, या फिर उधार में बेचे थे लेकिन पेमेंट का डेट आ चुका है और उस सेलर को अपना पैसा अब तक मिला नहीं है, उस सेलर को बोलेंगे अनपेड सेलर. हम दो बात बोला, जिस सेलर को उसका पैसा नहीं मिला, अगर कैश में सेल हुआ है तो, और अगर उधार में सेल हुआ तो पेमेंट का डेट आ गया और अब तक पैसा नहीं मिले, तब फिर उस सेलर को बोलेंगे अनपेड सेलर. या फिर उसको कोई बिल या चेक मिला था, वो डिसऑनर हो गया, तो भी वो अनपेड सेलर हो जाएगा. तो देखो क्या लिखा, व्हेन द होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड, या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिला जो डिसऑनर हो गया. ठीक बात. तो फिर उस सेलर को बोलेंगे अनपेड सेलर. लेकिन अब अनपेड सेलर का राइट्स क्या क्या वो पढ़ने. पहले बोला राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर, पहले यहां तो बताया दो टाइप का राइट्स है, राइट अगेंस्ट गुड्स, राइट अगेंस्ट बायर. गुड्स पे उस सेलर का क्या हक होगा और बायर के ऊपर क्या हक बनेगा. ठीक. तो पहले यहां पे बोला राइट अगेंस्ट गुड्स, द अनपेड सेलर हैज सम राइट अगेंस्ट द गुड्स. क्या क्या गुड्स के ऊपर उसका हक है? अगर गुड्स अभी तक उसी के पास है तो राइट ऑफ लियन कर ले. लियन का मतलब होता है रिटेन. रिटेन करना मतलब अपने पास ही रख लेना. मेरे को पता चल चुका है मेरा सेलर इंसॉल्वेंट हो गया, मेरा बायर इंसॉल्वेंट हो गया और बायर अब तक हमको पेमेंट दिया भी नहीं है, तो मतलब आगे दे भी नहीं पाएगा. तो हम गुड्स को, अगर अभी तक गुड्स मेरे पास है तो गुड्स को रोक ले. अगर गुड्स रास्ते में निकल चुका है, अब तक बायर के पास पहुंचा नहीं है, तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर ले. और फिर उसके बाद सेलर को, बायर को इन्फॉर्म करते हुए गुड्स को कहीं और बेच दे. ठीक बात. या फिर डिलीवरी को रोक ले जब तक केस का सॉल्यूशन नहीं है. तो राइट ऑफ लियन है, पहला राइट ऑफ लियन पढ़ते हैं. राइट ऑफ लियन कब होगा? जब हमको मेरा पैसा नहीं मिला, हम उधार में भी नहीं बेचे. देखो उधार में बेचेंगे तब तो ऑब्वियस बात है ना सर, आपको पैसा भी नहीं मिलेगा. अब आप 4 महीना का उधार में बेचे हो तो 4 महीना बाद ही पेमेंट मिलेगा. तो अभी आप डिलीवरी कैसे रोक सकते हो? अब ये थोड़ी बोलते हो कि पैसा मिलेगा तब डिलीवरी देंगे, तो फिर उधार का सेल कैसे हुआ? तो उसका बात नहीं हो रहा है, नॉर्मल सेल का बात हो रहा है. देखो क्या बोला, व्हेन द गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट एनी स्टिपुलेशन टू क्रेडिट, मतलब उधार में नहीं बेचे या फिर उधार में बेचे और पेमेंट अब तक पूरा हो चुका है, एक्सपायरी हो चुका है पेमेंट का. और सेकंड इंपॉर्टेंट कंडीशन है बायर इंसॉल्वेंट हो गया. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है. ठीक है. पैसा मिला नहीं है, बायर इंसॉल्वेंट हो गया, तो हम क्या कर लेंगे? गुड्स को रिटेन कर लेंगे, क्योंकि अब तक पोजीशन मेरे पास है, हम पोजीशन ट्रांसफर नहीं करेंगे. ठीक है.
अगला राइट है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। सर गुड्स तो आपके यहाँ से निकल गया था, हाँ आपका पैसा अब तक मिला नहीं है और आपको ये भी पता चल गया है कि बायर इंसॉल्वेंट हो गया। ठीक है, देखो क्या बोला, द सेलर मस्ट बी अनपेड, गुड्स मस्ट बी इन ट्रांजिट मतलब रास्ते में, एंड बायर बिकम इंसॉल्वेंट और ओनरशिप ट्रांसफर हो चुका है क्योंकि ऑन पेपर साइन हो चुका है। तो हम क्या कर लेंगे, वो ट्रांसपोर्टर को इन्फॉर्म कर देंगे कि गुड्स को वापस ले आओ। हाँ लेकिन यहाँ पे एक बात है, कोई भी वे में अगर लीगली बायर उस गुड्स का पोजीशन ले लिया है तब हम ट्रांसपोर्टर या ट्रांसपोर्टर्स को इन्फॉर्म कर दिया है कि वो गुड्स उसके भी हाथ में होल्ड कर रहा है, अब हम राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं कर सकते। गुड्स हम ट्रांसपोर्टर को दिया, ट्रांसपोर्टर बायर को इन्फॉर्म कर दिया कि वो गुड्स उसके भी हाथ में होल्ड कर रहा है, या बायर या उसका कोई एजेंट लीगली लॉफुली बीच रास्ते में ही डिलीवरी ले लिया। बायर है मान लो पटना का, गुड्स रास्ते में था, अभी गुड्स जा रहा था ट्रांसपोर्टर लेके, बायर या उसका एजेंट बीच में दिल्ली आया, कलकत्ता से पटना जा रहा था गुड्स, बीच में दिल्ली नहीं सॉरी बीच में और कोई स्टेशन आया, मान लो बीच में बर्धमान आया और बर्धमान में ही बायर या उसका एजेंट आके डिलीवरी ले लिया, तब फिर तो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट खत्म। मतलब एक बार गुड्स अगर बायर या उसके एजेंट के पोजीशन में आ गया तो फिर वैसे ही स्टॉपेज इन ट्रांजिट खत्म। अब तो ट्रांजिट में है ही नहीं गुड्स, अब तो बायर के पास चला गया गुड्स। ठीक बात। इसके अलावा क्या राइट है सर, राइट टू रीसेल, आप इसको बेच सकते हैं, लेकिन बेचने में दो इंपॉर्टेंट बात है, हम गुड्स को रोक लिया या स्टॉपेज इन ट्रांजिट करके वापस बुला लिया, अब हम क्या करेगा उस गुड्स का, बायर तो इंसॉल्वेंट हो गया, बेच देंगे फिर से। हाँ लेकिन बायर को इन्फॉर्म करके कि विदाउट इन्फॉर्म किए। इन्फॉर्म करके हाँ अगर गुड्स नॉन पेरिशेबल नेचर का, गुड्स टिकने वाला सामान है, जल्दी से खराब होने वाला सामान नहीं है, तो हमको बायर को एक बार इन्फॉर्म करके बेचना चाहिए। हाँ लेकिन अगर गुड पेरिशेबल नेचर का तो बिना इन्फॉर्म के भी बेच सकते। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात था। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, मान लो हम राइट टू लियन या राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट को यूज कर लिया, हाँ गुड्स को अपने पास रोक लिया या वापस बुला लिया, हाँ अब क्या वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो मेरा हुआ था वो भी इनवैलिड हो गया है कि वो अब तक वैलिड है, वो कॉन्ट्रैक्ट जिंदा है कि कॉन्ट्रैक्ट मर गया? नहीं कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट जिंदा है बेटा। राइट टू लियन या यार आप ऐसे भी पैसा अरेंज करके ले आओ, हम आपको ये थोड़ी ना बोल सकते हम डिलीवरी नहीं दे रहे। आप इंस्टॉलमेंट हो वो आपका प्रॉब्लम है, आप इंस्टॉलमेंट हो वो आपका प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप पैसा जुगाड़ के ले आओ मेरे सामान का तो हमको तो आपको डिलीवरी देना ही पड़ेगा। यानी वो कॉन्ट्रैक्ट मरा नहीं है अब तक, हम सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए राइट टू लियन या राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट यूज कर लिए, क्योंकि मेरे को खबर लग गया कि चंदेले का इंसॉल्वेंट हो गई, तो माल चला गया तो दिक्कत आ जाएगा मेरे पेमेंट का भी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट ओवर। अगर हम अब तक किसी थर्ड पार्टी को बेचा नहीं है और आप आ गए कहीं से पैसा अरेंज करके, देन आई हैव टू डिलीवर यू द गुड्स। ठीक है। इसके अलावा बायर का क्या क्या राइट है सेलर के ऊपर, सॉरी सेलर का क्या क्या राइट है बायर के ऊपर पर्सनली? सर वो उस पे पैसे के लिए केस कर सकता है, डैमेज के लिए केस कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है और लेट पेमेंट का इंटरेस्ट भी मांग सकता है। ठीक बात। सर रेप्यूटेड मतलब कैंसिल, कैंसिल, रेपुडिएशन का मतलब कैंसिल ऑलवेज। हाँ ठीक है। वैसे राइट ऑफ बायर क्या है? सॉरी एक मिनट नीचे आएगा राइट ऑफ बायर, नहीं राइट ऑफ बायर आपके सिलेबस में नहीं यही था, आपका एज अ सेलर बायर के ऊपर है। ठीक है, ये है आपका चैप्टर।